जय हिंद एवरीवन। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अलाइन झारखंड पे। चलिए आज हम इस वीडियो में नागवंशी शासन व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अगर हम नागवंश की स्थापना का बात करें तो पहली सदी में नागवंश का स्थापना हुआ था, और इसका संस्थापक का बात करें तो हो जाएगा फनी मुकुट राय, इनके संस्थापक थे। फनी मुकुट राय का अगर शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल सबसे लंबा था, लगभग 98 वर्ष तक ये राजा बने रहे थे। और अगर हम नागवंश का पहले हमने देखा कि स्थापना किए थे वो फनी मुकुट राय स्थापना किए थे, और अंतिम अगर राजा का बात करें तो हो जाएगा सीतामणि सहदेव जो थे, इनका अंतिम राजा, नागवंश के अंतिम राजा थे। तो चलिए इसमें हम अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे। तो हमने स्टार्टिंग में इसका डिस्कशन किया कि नागवंश का जो प्रथम शासक थे वो फनी मुकुट राय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि फनी मुकुट राय तथा राजा प्रताप राय, इन दोनों के समय नागवंश की राजधानी कहाँ थी। तो मेरा क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय के समय और राजा प्रताप राय के समय राजधानी कहाँ था। तो फनी मुकुट राय के समय अगर हम बात करें तो उस समय राजधानी था सुतांबे में। फनी मुकुट राय के समय नागवंश का राजधानी था सुतांबे, और राजा प्रताप राय के समय चुटिया इनका राजधानी, ये राजा प्रताप राय अपना राजधानी ये बनाए थे चुटिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसमें एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा राजा के समय राजधानी को कहाँ कहाँ परिवर्तित किया गया था। तो पहले हम देखेंगे फनी मुकुट राय के समय। अगर हम बात करें फनी मुकुट राय के समय राजधानी का, तो उस समय सुत्यांबे इनका राजधानी था फनी मुकुट राय के समय। दूसरा अगर हम बात करें प्रताप राय के समय, तो प्रताप राय के समय था चुटिया इनका राजधानी। तीसरा हम देखेंगे भीमकरण के समय, राजा भीमकरण के समय खुखरा इनकी राजधानी था। राजा भीमकरण के समय खुखरा राजधानी था। चौथा हम देखेंगे कि राजा दुर्जन शाह के समय राजधानी का बात करें तो उस समय राजधानी था दोईसा। राजा दुर्जन शाह के समय राजधानी था दोईसा। और पांचवा अगर हम देखें तो पांचवा यदुनाथ शाह के समय अगर हम बात करें तो नागवंश का राजधानी था पालकोट। छठा अगर हम देखें तो जगन्नाथ सहदेव के समय अगर हम देखें तो इस समय इनकी राजधानी था पालकोट भौरे, जगन्नाथ सहदेव के समय। और अंतिम जो राजधानी था परिवर्तित हुआ था वो प्रताप उदयननाथ सहदेव के समय, उस समय अगर देखेंगे तो रातूगढ़ था। तो आप इसको अलग से एक नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी राजा से रिलेटेड राजधानी पूछा जा सकता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि दुर्जन साल ने वर्ष 1627 में अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरण किया था। तो राजा दुर्जन साल ने, अगर हम इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड का अगर डिस्कशन करें तो राजा दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण जहांगीर के द्वारा इसको ग्वालियर के किला में लगभग 12 वर्ष तक के लिए कैद कर लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि लगभग 6,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति से
इनको छोड़ा गया था। उसके बाद जब इनको 1627 में छोड़ा गया था, उसी समय इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था और उस समय इन्होंने खूखरा से राजधानी को परिवर्तित करके दोईसा बनाया था। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि दुर्जन साल ने वर्ष 1627 में अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ हस्तांतरण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूखरा से हो जाएगा। दोईसा अपना राजधानी को परिवर्तित किया था। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि बारवा की लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुआ था? जो बारवा का लड़ाई हुआ था वो किन किन राजाओं के सेनाओं के बीच हुआ था, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम थोड़ा समझते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सरगुजा के रक्सेल राजा ने लगभग 12,000 घुड़सवारों के साथ और एक बड़ी पैदल सेनाओं के साथ नागवंश राज्य पर आक्रमण किया था। और उस समय नागवंश के जो राजा थे वो भीमकरण ने इस सेना को बारवा की लड़ाई में पराजित किया था। इसके बाद भीमकरण ने रक्सेल को लूटा था। उसके बाद बारवा और पलामू के टोकरी परगना पर कब्जा कर लिया था। तो अगर हम देखेंगे कि बारवा की लड़ाई किन किन राजाओं के सेनाओं के बीच हुआ था, तो वो हो जाएगा रक्सेलो और भीमकर्ण। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। और इसमें आप एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि भीमकर्ण जो था पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। क्योंकि अगर हम पहले शासक को देखेंगे अगर, तो फनी मुकुट राय उपाधि उनका राय था, प्रताप राय उपाधि उनका अगर हम देखें तो राय था। लेकिन भीमकर्ण नागवंशी शासक का पहला राजा था जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। चलिए, अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। मेरा क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली सदी। बट इसमें अगर हम देखेंगे तो एक इतिहासकार हैं जो जिनका नाम है जे रीड। इनके अनुसार नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो 10वीं सदी में इनके अनुसार माना जाता है। 10वीं सदी। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर जे रीड के अनुसार अगर क्वेश्चन दिया रहे तब उसका आंसर हो जाएगा 10वीं सदी। बट इन जनरल आपका आंसर हो जाएगा पहली सदी, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि नागवंशी राजाओं के द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो जो मेरा क्वेश्चन है कि नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को जो दिए जाने वाला कर था उनको क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उसको मालगुजारी कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें अगर हम देखेंगे तो जागीरदार जो होता था कर वसूलता था, लेकिन यह जो था वो नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। एक ये मेरा ऑप्शन है कि पेशकश भी मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम समझ लेते हैं। वो यही था कि जागीरदार द्वारा जब कर वसूला जाता था तो यह नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह कर जो था तभी वसूला जाता था जब मुगल शासक मांग करते थे। और जो यह अनियमित कर व्यवस्था था, जो कर व्यवस्था था उसको नजराना या पेशकश कहा जाता था। नजराना या पेशकश कहा जाता था। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल शासकों द्वारा जो कर दिया जाता था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मालगुजारी कहा जाता है। चलिए, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि
मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? जो पढ़ा के इसमें मैं एक इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें अगर हम 7th नंबर क्वेश्चन का बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि खूंटी का अर्थ होता है परिवार। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि खूट का खूंटी का अर्थ नहीं, खूट का अर्थ होता है परिवार। तो ये पहले जो मुंडा शासन व्यवस्था का हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था, उसमें आप इस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा कि खूट का अर्थ होता है परिवार, खूंटी का अर्थ नहीं होता है। चलिए अब हम इसमें देख लेंगे कि ये मेरा क्वेश्चन है कि पढ़ा के जो मानकी होते थे, उन लोगों को नागवंशी शासकों के द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूईहर, ऑप्शन फर्स्ट। मानकी लोगों को जो नागवंशी शासकों को द्वारा बुलाया जाता था वो था भूईहर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसमें हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पहले क्या था कि नागवंश राजाओं के द्वारा कर नहीं लिया जाता था, लेकिन मुगल शासक जो थे वो कर मांगते थे। इसके बाद नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को चेंज किया, और चेंज करने के बाद क्या किया था कि नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के जो प्रमुख मानकी थे उनको भूईहर कहा था, तथा उन्हीं भूईहरों को मलगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। और जो अनियमित कर होता था उसी को हमने मालगुजारी कहा था और नजराना कहा था। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? तो हमने पहले भी डिस्कशन किया, मानकी को आम लोगों से कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नियमित मलगुजारी ना देने के कारण निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक को मुगल दरबार में कैद कर लिया गया था? तो इसका मैंने एक स्टार्टिंग वीडियो में ही लंबा डिस्कशन किया था। जो दुर्जन साल थे ये नियमित कर देने में असफल रहे थे, और इन्हीं को जो था ग्वालियर के किला में 12 साल तक लगभग कैद कर लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्जन साल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से नागवंशी शासक व्यवस्था के समय अनियमित कर प्रणाली को क्या कहते हैं? तो जो अनियमित कर प्रणाली था उसे हम नजराना या पेशकश कहते हैं। चलिए तो इसका इसका भी मैंने पहले डिस्कशन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बस यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में किस राजा को आदि पुरुष कहा गया है? तो नागवंशी शासन व्यवस्था में फनी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फनी मुकुट राय, ऑप्शन सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है और ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय के शासन काल में नागवंश क्षेत्र में
नागवंश जो क्षेत्र था वो कितने भाग में बटा हुआ था। तो उस समय अगर हम देखें फनी-मुकुट राय के शासनकाल के समय अगर हम देखें तो ये 4 भाग में बटा हुआ था। और उस समय अगर हम बात करें तो 66 परगना था। चलिए एक बार हम इसमें क्षेत्र का भी डिस्कशन कर लेते हैं जिससे आपको समझने में पूरा आसानी होगा। एक हम देखेंगे इसमें टोटल 66 परगना है। तो इसमें अगर हम पहला क्षेत्र का बात करें तो घटवारी हो जाएगा। और इसमें अगर हम परगना का बात करें तो इसमें टोटल 22 परगना था। दूसरा अगर हम देखें दूसरा क्षेत्र का बात करें तो दूसरा क्षेत्र था मेरा खुखरागढ़। खुखरागढ़ मेरा दूसरा क्षेत्र था और इसमें 18 परगना था। तीसरा अगर हम क्षेत्र का बात करें तो दोईसागढ़ और इसमें भी 18 परगना थे। और चौथा जो क्षेत्र था वो चर्चीगढ़ था, और इसमें 8 परगना थे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।